आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट, जो कि हमारे इतिहास के पोर्शन से है यानी हिस्ट्री के। और वर्कशीट नंबर है 35 और आज की तारीख है 24 सितंबर। हमारा विषय वही है जो पिछली बार था, यूरोप में राष्ट्रवाद। और आज राष्ट्रवाद के साथ आगे एक शब्द लिखा हुआ है का उदय। आज हम सबसे पहले ब्रिटेन के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्कशीट में मैंने आपके साथ मैप साझा किया था और मैप में मैंने आपको कुछ देशों के नाम दिखाए थे, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, और उन्हीं नामों को बताते हुए मैंने आपको ब्रिटेन भी दिखाया था। कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वक्त मिले तो देख लेना, और अगर नहीं भी देखी है तो अभी हम दोबारा एक बार मैप देख लेंगे। और वैसे भी आज मैप से संबंधित हमारी कई जगहें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ब्रिटेन के राष्ट्रवाद से जुड़े हुए कुछ विशेष या कहें कि संक्षिप्त रूप में, बिंदु रूप में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। मैंने भी जब आपको पिछली वर्कशीट में हम अपने टॉपिक को कर रहे थे तो आपसे कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें तुरंत दिखाई देती है, कोई तुरंत घटना दिखाई देती है, वो विस्फोटक घटना तुरंत बड़ी घटना के रूप में होती है, इसलिए हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। जबकि वास्तविकता ये होती है कि हर कार्य के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है। और राष्ट्रवाद, जैसे हमें बाकी जगहों पर, जैसे हमने पिछली बार इटली का और जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कहीं 7 साल का टाइम लग रहा है तो कहीं 11 साल का टाइम लग रहा है। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ये इतना छोटा टाइम पीरियड हमें नहीं दिखाई देता, ये हमें लंबा टाइम पीरियड दिखाई देता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे है ये एक लंबी प्रक्रिया। देखिए, 18वीं शताब्दी से पहले, पूर्व यानी पहले, ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। अब सवाल उठा, 18वीं शताब्दी से पहले अगर ब्रिटेन राष्ट्र राज्य नहीं था तो क्या हुआ, तो क्या था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक खास बात बताती हूँ, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पर ये बात बता देना मैं ज़रूरी समझती हूँ। यहाँ पर लिखा है 18वीं शताब्दी, इसका क्या मतलब है, या लिखा होता है कि 19वीं सदी, इसका क्या मतलब है। तो मैं एक उदाहरण से आपको, एक आसान उदाहरण से आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि आप इसे जान पाएँ, समझ पाएँ। देखिए, हम जब लिखते हैं आज की तारीख तो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सितंबर 2020, तो हमने लिखा 2020, जिसको हम 2020 करके लिखेंगे। तो 2020 यानी कि 20वां है, 2020 है। 2020 को हम 2020 भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि तो आप कौन सी सदी में रहते हैं तो आप क्या कहते हैं, हम 21वीं सदी में हैं। डेट में हम लिख रहे हैं 2020, लेकिन बता क्या रहे हैं, 20वीं सदी नहीं बता रहे हैं, 21वीं सदी बता रहे हैं। कुछ आप मेरी बात उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। 18वीं शताब्दी का क्या मतलब है, 1700 से लेके 1799 तक का जो टाइम पीरियड है वो 18वीं शताब्दी है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जब आप 14 साल के पूरे हो जाते हैं और कोई पूछता है कि आप कितने साल के हो, तो आपकी मम्मी फट से बोलती हैं कि 15वीं में चल रही हैं या 15वीं में चल रहा है। तो इसका मतलब जितने का पूरा हो गया, जितने साल पूरे हो गए, अब जो अगला शुरू हुआ है उसे बताते हैं। तो अगर 1799 हो गया, अब 1800 शुरू, तो वह 19वीं सदी है। अब यहाँ पे क्योंकि 18वीं शताब्दी लिखी गई है तो इसका मतलब 1700 लेके 1799 तक की बात की जा रही है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर हमारे इतिहास में जहाँ पर बार बार तिथियों की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। क्या लिखा है यहाँ पे, अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया।
अब द्वीप शब्द से भी एक खास बात है जो मुझे याद आ रही है, जो मैं आपको नक्शा देखते हुए बताऊंगी। आप याद रखिएगा कि हमें इस पर भी अभी डिस्कशन करना है। आगे बढ़ते हैं। 1688 ईस्वी में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। अब जो असली कहानी है, ऊपर जो हमें बताया गया है उसको साबित करती हैं नीचे की ये 3 पंक्तियां या ये 4 पंक्तियां। 1688 ईस्वी में यानी कि 17वीं शताब्दी में, जब हमारी 17वीं शताब्दी खत्म ही होने वाली है, उस वक्त जो ब्रिटेन में संसद है उसने राजतंत्र यानी राजा से, राजशाही से शक्तियां ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि अब फैसले राजा अकेले नहीं ले सकता था। अब फैसले कौन लेगा? संसद। और संसद किससे बनती है? लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनती है संसद। और आपको पता ही है भारत में भी संसद का विधान है, और इस संसद का विधान आपको प्रायः लोकतंत्र में ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1688 के बाद ब्रिटेन में संसद के पास शक्तियां आ गई और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ, और शायद सुनकर आपको अच्छा भी लगे कि ये एक नई जानकारी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से शायद कुछ बच्चों को ये बात पता हो। जैसे भारत में अगर पूछा जाए कि शासन तंत्र किस प्रकार का है, तो हम कहते हैं गणतंत्र और लोकतंत्र बताते हैं। गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है भारत में। बिल्कुल इसी तरीके से जब ब्रिटेन की बात की जाती है कि वहाँ पे किस प्रकार का शासन है, तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। सोचिए, राज भी है, राजतंत्र मतलब राजा भी है और लोकतंत्र भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि राजा का शासन, यानी राजा आज भी है वहाँ पर। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा ब्रिटेन के प्रिंसेस, प्रिंस, ब्रिटेन की क्वीन, इस तरीके के किंग, ये शब्द आप सुनते हैं न्यूज़ में। इसका मतलब राजा रानी आज भी वहाँ हैं, लेकिन फैसले संसद लेती है। वहाँ पे राजा का शासन तो है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता संसद के पास है, यानी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। तो वहाँ पे लोकतंत्र भी है और राजशाही भी है आज भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा 1688 में ये जो शक्तियां होती हैं जो राजा के पास थी, वो अब संसद के लोगों के पास यानी जनता के प्रतिनिधियों के पास आ गई थी। आगे बढ़े। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। यूनाइटेड किंगडम, इसीलिए हम ब्रिटेन को यूके भी लिखते हैं। यूनाइटेड से यू और किंगडम से के। तो यूके अगर लिखा होता है तो उसका मतलब होता है ब्रिटेन, जो कि मैंने आपको पिछली बार नक्शे में बताया था कि यहाँ पर देखो यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है और ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड। तीनों एक ही जगह के नाम है। जैसे भारत का भारत भी नाम है, हिंदुस्तान भी नाम है, इंडिया भी नाम है, बिल्कुल उसी तरह ये ब्रिटेन के तीनों नाम हैं। आगे बढ़े। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ पर जो 3 बिंदु हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। 1688 में राजशाही से संसद के पास शक्तियां आ गई। उसके बाद 1707 में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपने अंदर यानी अपनी सीमा में मिला लिया और नाम हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। देखिए, यूनाइटेड का ही मतलब होता है संयुक्त, संयुक्त यानी कि जुड़ जाना। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जुड़ गए, इसलिए अब ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, यानी जुड़ा हुआ, मिलकर बना हुआ किंगडम। और उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1798 की। 1798 में आयरलैंड में विद्रोह हुआ जो असफल हो गया। असफल हो गया तो आयरलैंड के लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ। क्या हुआ? जो इंग्लैंड चाहता था, इंग्लैंड ने आयरलैंड को अपने क्षेत्र में मिला लिया और यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया, यानी कि अब वह भी यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया। मैं आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। आयरलैंड का अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो अपने आप को ब्रिटेन का हिस्सा नहीं मानता है, जबकि ब्रिटेन उसे अपना हिस्सा बताता है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो हम 100 साल से भी कुछ ऊपर की प्रक्रिया देख रहे हैं, 1688 से शुरू हुई है और 1798 और यहाँ तक कि 1801 तक की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 100 साल से भी ऊपर का समय, 110 साल से भी ऊपर का समय लगा ब्रिटेन में ये राष्ट्रवाद जो हमें दिखाई दे रहा है। और उसी राष्ट्रवाद के तहत ब्रिटेन का एकीकरण हो रहा है या ब्रिटेन का निर्माण हो रहा है।
देखिए, और ये सब होने के बाद ब्रिटेन ने अपने प्रतीकों का खूब प्रचार प्रसार किया, उसे खूब बढ़ावा दिया। प्रतीक और चिन्ह एक ही शब्द है, अलग अलग शब्द नहीं है, इनके अलग अलग मायने नहीं है, ये एक ही है। लेकिन प्रतीक या चिन्ह होते क्या हैं? प्रतीक और चिन्ह होते हैं, जैसे हम बात करते हैं भारतीय तिरंगा, वैसे ब्रिटेन का भी अपना तिरंगा होगा। आप अगर किताब उठाकर देखेंगे तो आपको उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे या राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, राष्ट्र प्रेम से जिन्हें संबंधित किया जाता था, देश से संबंधित किया जाता था। तो आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, ये यूरोप का नक्शा है जो मैंने पिछली बार भी आपके साथ साझा किया था। इसमें देखिए यहाँ पर फ्रांस, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखिए ये फ्रांस, और इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ आइए आप, ये इंग्लैंड लिखा हुआ है ना, इंग्लैंड, और ये लिखा है आयरलैंड, देखो ये आयरलैंड लिखा हुआ है, और ये लिखा है स्कॉटलैंड। अब देखो, मैंने आपसे कहा था द्वीप शब्द वहाँ पे लिखा हुआ था, इसको हम डिस्कस करेंगे। द्वीप का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी है, देख रहे हो आप पानी है, ये छोटी सी जगह है और इसके चारों तरफ पानी है, ऐसी जगहों को हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप, आइलैंड, इंग्लिश में आइलैंड भी बोलते हैं। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को भी मिला लिया था और उसके बाद आयरलैंड का भी हिस्सा जीत कर अपने हिस्से में मिला लिया। और उसी आयरलैंड के बारे में मैं आपको ये बता रही थी कि ये वही आयरलैंड है जिसका कुछ हिस्सा अभी भी खुद को इंग्लैंड का हिस्सा नहीं मानता है, यानी कि संयुक्त राज्य का हिस्सा नहीं मानता है, यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा, ये नक्शा हम 1648 का देख रहे हैं। तो ये नक्शा इतना पुराना इसीलिए उठाया गया है क्योंकि हम बहुत पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, लगभग उसी दौरान की बात कर रहे हैं। इसमें और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको दिखाना जा रही हूँ, जो हम अभी और आगे पढ़ने वाले हैं, आगे जो हमारा आज की वर्कशीट का टॉपिक है, उसमें ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य शब्द आएगा। आप अपनी किताब को उठाएंगे तो ऑटोमन साम्राज्य की जगह पर आपको कई बार उस्मानी साम्राज्य शब्द भी मिलेगा, उस्मानी। तो ये देखिए जो ग्रीन एरिया है, ये देख रहे हैं, ये आप जितना भी इस कलर का एरिया है, ये वाला जो कलर है, ये यहाँ पर, और ये देखो मेरा कर्सर जहाँ जहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ 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 तक कि देखिए हमने पिछली बार इटली के बारे में पढ़ा था, ये इटली वाला एरिया है, ठीक है, ये इटली है जो उस वक्त तो टुकड़ों में बटा हुआ था, जो हमने पिछली बार पढ़ा। तो इस इटली के जो नीचे का ये जो एरिया है, जो आप ये देख रहे हो ना, कुछ वाइट वाइट सा है, कुछ क्रीम कलर जो है, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, आपने सुना होगा, कभी कभी कहीं कहीं पे पढ़ा होगा भूमध्य सागर, ये वही जगह है। और इस भूमध्य सागर के नीचे का जो एरिया है वो अफ्रीका महाद्वीप का एरिया है। तो ऑटोमन साम्राज्य यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में फैला हुआ था। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारी वर्कशीट का अगला हिस्सा इन्हीं जगहों से संबंधित है। मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। जब आप इस नक्शे को देख रहे हैं तो मैं आपके साथ नक्शा पहले साझा कर रही हूँ, वर्कशीट पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो वर्कशीट में आज हम पढ़ने वाले हैं वो यही है कि जो ऑटोमन साम्राज्य था उसमें से छोटे छोटे या छोटे बड़े राज्य स्वतंत्र हुए। तो वही जो एरिया अभी आप ग्रीन ग्रीन कलर में देख रहे थे, ये वही एरिया है जो यहाँ पर अब ये कुछ लाइट पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, और उसमें से ये सारी जगहें बनी। स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया एंड ये सारे नाम जो आप देख रहे हो ना, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, कोसोवो, ये सारे नाम जो है, मैकडूनिया या मकदूनिया भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, अल्बानिया, ये सब नाम, और ये स्पेशली ग्रीस का नाम भी ज़रूर देख लें। ये जो ग्रीस है इसको यूनान भी कहा जाता है। ये ग्रीस लिखा है, ग्रीक भी पढ़ते हैं इसे, यूनान भी पढ़ते हैं। सब अपने अपने नाम अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से इसे बुलाते हैं, और कहीं कहीं पर आपको ये अलग अलग शब्द मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा, आपको ग्रीक मिलता है, ग्रीस मिलता है, तो या यूनान मिलता है, ये एक ही नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर आप इस एरिया को ना रिकॉग्नाइज कर लीजिए, पहचान लीजिए। देखिए ये इटली वाली जगह है, ठीक है, और ये उसके इधर वाली जगह है, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि मैं भी आपको इसको विश्व के नक्शे पर भी दिखा देती हूँ। ये है हमारा विश्व का नक्शा। देखिए ये जहाँ मेरा कर्सर है ये है भूमध्य सागर, और मैंने आपको जो बताया कि ऑटोमन साम्राज्य कहाँ फैला हुआ है, यहाँ फैला हुआ है कुछ अफ्रीका के क्षेत्र में, और ये जो एरिया है यूरोप का एरिया, यहाँ पर फैला हुआ है। और इसी एरिया के बारे में लगभग हम बात कर रहे हैं कि इसी में से ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से देश निकले और आगे क्या क्या हुआ।
वो हम अभी अभी अपनी वर्कशीट के साथ साझा कर लेंगे। पर अभी आप नक्शा समझ लें कि हम कौन सी जगह की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पूरे विश्व का नक्शा है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार हम जिन देशों की बात कर रहे थे, फ्रांस, जर्मनी, वो सारे ये हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर है। और ये जो पूंछ जैसी छोटी सी दिखाई दे रही है, ये हमारी इटली है जिसकी हम बात करते हैं। इसके अलावा देखो ये जो एरिया जहाँ मेरा कर्सर है, ये है आपका इंग्लैंड। जब हम पूरे नक्शे पर देखते हैं विश्व के, तो चीजें थोड़ी अलग सी दिखाई देती हैं और आपको नई नई भी लग सकती हैं। पर आप कुछ दिन मेरे साथ अगर वर्कशीट की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आसानी से मैप समझ में आने लगेगा और आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए मैप से रिलेटेड एक वीडियो तैयार करूँगी और मैं जल्दी ही ये करूँगी। आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलना और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मेरी वर्कशीट की वीडियो आप तक नहीं भी पहुंचती है और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद आप उस वीडियो को देखकर अपने सारे महाद्वीपों के और महासागरों के नाम आराम से अपने दिमाग में क्लैरिफाई कर पाएंगे, अलग अलग चीज़ों को जान और समझ पाएंगे। कितना अजीब लगता है कि हम इतने बड़े होकर हमें ये बातें नहीं पता हैं, तो अगर कोई हमसे पूछ ले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इस बारे में कम सोचकर। हमारा टॉपिक आज की वर्कशीट का आगे वाला है यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया यूनान, ग्रीस, ग्रीक एक ही नाम है। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। साम्राज्य क्या होते हैं ये आप छठी कक्षा में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। साम्राज्य वो होते हैं जो एक शासक के अंतर्गत जीता गया क्षेत्र होता है और वो उसे अपने जो उसका मुख्य राज्य है उसमें मिला लेता है। राज्य दो शब्दों को मिलकर बनता है साम्राज्य। राज्य, राज्य के समान, मतलब वो राज्य नहीं है, राज्य के समान है, जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो ऑटोमन साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य जो उस्मानी साम्राज्य, इन्होंने जीतकर अपने एरिया को जितना बड़ा बना लिया वो इनका साम्राज्य हो गया। यूनान भी उसी साम्राज्य का हिस्सा था, 15वीं शताब्दी से था। कब से? 15वीं शताब्दी से। और अभी 21वीं सदी चल रही है, तो सोचिए कितने टाइम पहले की हम बात कर रहे हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित कर दिया। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो आप अपनी पीछे की वर्कशीट से रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1789 में, 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत। फ्रांसीसी क्रांति आपको याद है ड्यूक मैटरनिक की वो लाइन, और आपको याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था, या हमने पुरानी वर्कशीट में क्या पढ़ा था कि फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो देखिए उसके मैंने कई उदाहरण दिए थे और ये भी एक उदाहरण है कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, जब वहाँ पे लोकतंत्र की एक तरीके से शुरुआत हुई, वो आरंभिक लोकतंत्र था, पूरी तरीके से उसे लोकतंत्र नहीं भी कहेंगे तो चल जाएगा, लेकिन वो लोकतंत्र की शुरुआत तो थी 1789 में, जब लोग, मुझे लगता है आपने इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी अपनी किताब में, नहीं भी पढ़ी हैं तो मैं संक्षिप्त में आपको जानकारी देती हूँ। 1789 में फ्रांस के लोग, मतलब स्त्री पुरुष सब अपने घरों से निकल पड़े राजा के खिलाफ, क्योंकि एक अफवाह फैली थी। एक लंबी कहानी हो जाएगी, शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि सब लोगों ने मिलकर राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके हाथ में जो आया, घर के बर्तन आए, घर के हथियार आए, जो आया उसे लेकर ही निकल पड़े। और वो एक ऐसी क्रांति थी, इतनी तेज गति से क्रांति हुई वो, कि उन्होंने राजा का तख्ता ही पलट दिया और कमान जो है वो लोगों के हाथ में आ गई, लोगों के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गई। तो ये जो घटना फ्रांस में घटी 1789 में, इससे बाकी जो आसपास के यूरोप के क्षेत्र थे या यूरोप की सीमा से सटे हुए एशिया के क्षेत्र भी थे, वो भी प्रभावित हुए। तो ऑटोमन साम्राज्य में आने वाले जो क्षेत्र थे वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए, जिसमें ये यूनान भी एक है। इसके अलावा और भी हैं जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल फ्रांस में ये घटना हुई क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की और यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित हो गई। आगे बढ़ते हैं। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ, 1821 से। और यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिल गया। अब इस लाइन का क्या मतलब? इस लाइन का मतलब है कि यूनान में क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत वो आता है और वहीं के शासक हैं, तो जो लोग उनकी बात नहीं मानेंगे वो उन्हें उस क्षेत्र से निकाला दे सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं देश निकाला,
तो उन्हें यूनान से निकाल दिया गया मतलब निर्वासित कर दिया गया और वो कहीं और रह रहे हैं। तो जो लोग 1821 से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर चुके हैं, उन्हें यूनान से निकाले गए लोगों का सपोर्ट भी मिला और साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं उनका भी समर्थन मिला। पश्चिमी मतलब पूर्व और पश्चिम दिशा, अगर आप खड़े होंगे उत्तर की तरफ, अब अगर आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो उत्तर की तरफ हिमालय है, चीन, और गुजरात जो है हमारा पश्चिमी हाथ पर है। तो पश्चिमी तरफ अभी जो नक्शा मैंने आपको दिखाया तो उसी हाथ पर देखिए जहाँ पर फ्रांस वगैरह हैं, और वहीं पर जो दूसरे सारे देश सटे हुए हैं तो वो सारा पश्चिमी यूरोप का हिस्सा आएगा। तो उन लोगों का भी उन्हें समर्थन मिल गया। तो उसके बाद बढ़ते हैं। इसके अलावा कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवि और कलाकार किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अपनी रचनाओं से, अपनी कला से वो लोगों के अंदर जन जागरण की भावना पैदा करते हैं, देश प्रेम की भावना पैदा करते हैं। और ऐसे ही एक कवि का नाम यहाँ पर दिया गया है, लॉर्ड बायरन, जिन्होंने धनराशि एकत्रित की किस चीज़ के लिए? स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और यहाँ तक कि वो युद्ध के लिए भी गए और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। अंततः इनका संघर्ष जो है, स्वतंत्रता संघर्ष सफल हुआ और कुस्तुनतुनिया नामक संधि के तहत इन्हें आज़ादी मिल गई। मैं उम्मीद करती हूँ यूनान का संघर्ष आपको समझ में आया होगा। यूनान मैंने अभी अभी आपको नक्शे पर दिखाया था। फ्रांस से प्रभावित होकर ऑटोमन साम्राज्य में आने वाले यूनान ने क्रांति की और अंततः स्वतंत्रता संघर्ष के द्वारा उन्होंने आज़ादी प्राप्त की, यानी स्वतंत्र देश बन गया, ये स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, बाल्कन समस्या। अभी हम पढ़ रहे थे ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। एक क्षेत्र जो भौगोलिक और नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, उसका नाम है बाल्कन। और बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी एरिया था, मतलब बाल्कन के अंतर्गत, या ये कहें कि जिसे हम बाल्कन क्षेत्र कहते थे, उसमें से आज के टाइम में जो देश निकले हैं या देश बने हैं जो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। ऑटोमन साम्राज्य का बाल्कन क्षेत्र पर भी आधिपत्य था, अधिकार था। तो ऑटोमन साम्राज्य से जिन्होंने अपने आप को आज़ाद कराया, ये सारे नाम वही हैं: रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया। याद रहे कि वो लोग जो बाल्कन क्षेत्र में रहते थे उनके मूल निवासियों को, मूल निवासी का मतलब होता है जो वहीं के हैं, कहीं से आकर नहीं बसे, वो हमेशा से, सदियों से, पीढ़ियों से वहीं के हैं, उन्हें स्लाव कहा जाता था, मूल निवासी हैं वहाँ के। तो बाल्कन के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? स्लाव कहते हैं। बाल्कन से ये सारे देश बने, बाल्कन क्षेत्र में से ये सारे देश बने। और ये सारा क्षेत्र जो है बाल्कन का किसके अंतर्गत था, किस साम्राज्य के अंतर्गत था? ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। ये कुछ बातें आप याद रखिएगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि क्रांति फैल रही है, राष्ट्रवाद फैल रहा है, और उसी के तहत ये सारे जितने भी जगहें हैं इन्होंने खुद को ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता छीन ली और खुद को स्वतंत्र देश बना लिया। लेकिन यहाँ पर जो और एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसा कैसे हो पाया? ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे वो हो गए कमजोर, या विघटन की स्थिति पैदा हो गई जिससे इन सबको आज़ाद होने का मौका मिल गया और इनके जो स्वतंत्रता आंदोलन थे वो सफल हो गए। और इसके पश्चात और एक खास बात जो है वो ये कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना थी, अपने अपने बारे में सब सोच रहे हैं कि अपना राष्ट्र, उसको किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाया जाए, फैलाया जाए। और इसी ज़्यादा बढ़ाने और फैलाने के चक्कर में ये सारे देश, क्योंकि एक दूसरे से सटे हुए हैं, इनकी सीमा एक दूसरे से छू रही हैं, ये अपने अपने क्षेत्र को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं कि हमारा देश ज़्यादा बड़ा हो जाए, हमारी सीमा ज़्यादा बड़ी हो जाए। और इसी चक्कर में इनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। देखिए यहाँ लिखा है ना, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। और यही जो टकराव है, यही जो झगड़े हैं, ये धीरे धीरे युद्धों का रूप लेने लगे। प्रतिस्पर्धा इनमें होने लगी, यानी कंपटीशन होने लगा। और किस चीज़ के लिए? कब्जा जमाने के लिए, क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए। इनमें क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए जब प्रतिस्पर्धा होगी
तो सीधी सी बात है वो युद्ध का रूप लेगी। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने भारत चीन का उदाहरण देखा कि सीमा को लेकर अभी विवाद हो रहा था, जिसमें खबर आई कि इधर सैनिक मारे गए या उधर के सैनिक मारे गए। तो इसी तरह से चीजें बढ़ जाती हैं तो बड़े युद्धों का रूप ले लेती है। और ये समस्याएं दो देशों के बीच की नहीं थी कि भारत और चीन दो देश हैं, ये कई सारे देश हैं और इनके बीच में जो सीमाओं की वजह से मन मुटाव पैदा हुए, जो छोटे छोटे युद्ध शुरू हुए, आगे चलकर ये युद्ध एक बहुत बड़े युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी कि ये कहें कि इनकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। प्रथम विश्व युद्ध जिसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया। 1914 से 1918 का वो टाइम पीरियड था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी कि 4 साल का पूरा 4-5 सालों का टाइम आप देख सकते हैं। आगे जब इसका जिक्र होगा तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आज आपने क्या सीखा। यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? तो आप चाहें यहाँ अपने विचार लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक आंसर लिखा है। आप चाहें तो सुभाष चंद्र बोस की नीति अपना सकते हैं और चाहें तो गांधी की नीति अपना सकते हैं, नहीं तो लॉर्ड बायरन ने जो किया वो भी आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपका उत्तर यह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचन कीजिए। ये भी हमने विस्तृत चर्चा की है। आपके लिए आसान शब्दों में उत्तर ये रहा। ये 100 सालों से लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और 1688 में संसद के पास शक्तियां आईं। 1707 में स्कॉटलैंड को मिलाया गया। 1798 में आयरलैंड में असफल विद्रोह हुआ और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक मिलाया गया। और इस तरह ब्रिटेन के नए प्रतीक चिन्ह बना लिए गए और उनका प्रचार प्रसार किया गया, जो कि राष्ट्रवाद का प्रतीक होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, 100 साल से भी ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो वह रहा ये, और ये सारा अभी हमने डिस्कस किया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस बार आपके आंसर पिछली बार के आंसर्स की तरह बड़े ना हो। दरअसल पिछली बार का टॉपिक ही बहुत बड़ा था, मैं चाहती थी कि वो आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया? तो आपका उत्तर है ये, जो मैंने आपको बताया ही है। फ्रांस ने सशस्त्र विद्रोह किया राजा के खिलाफ और उसका तख्ता पलट करके लोकतंत्र की वहां पर शुरुआत हुई। और इसी घटना से यूरोप के अन्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए, जिसमें यूनानी क्षेत्र और बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोग भी शामिल थे। इस प्रकार वह अपनी स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए प्रेरित हुए। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विद्यार्थियों, आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक तो ज़रूर कर दें और आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।